हाय एवरीवन, तो आज हम सोल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और ये न्यूमेरिकल्स वे होंगे जो आपके लास्ट ईयर्स यूपी बोर्ड में आए हुए हैं कंपटीशन जैसे कि नीट, जेईई, ठीक है, या फिर एकेटीयू में आए हुए हैं, प्लस एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी यही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तरीका वही होगा। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, आपको वहां से पढ़ना है और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और देखिए यहाँ पे ये जो है पहली वीडियो है न्यूमेरिकल की, मतलब इस वाले कोर्स में, यूपी बोर्ड वाले कोर्स में, हिंदी वाले कोर्स में पहली वीडियो है न्यूमेरिकल की। देखिए इस चैप्टर की मुझे नहीं पता दो और आए या तीन और आए, है ना, लेकिन पक्की बात है इसके बाद एक वीडियो और आएगी। उसमें क्या होगा, जो कंपटीशन में थ्योरी से क्वेश्चन निकलते हैं, जो यूपी बोर्ड में थ्योरी से क्वेश्चन निकलते हैं, वो भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो केवल और केवल न्यूमेरिकल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल है वो 2016 यूपी बोर्ड और 2020 में आया है, और ये कहता है जो सोडियम धातु है बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने बीसीसी कहा ना, इसने बीसीसी कहा ना, बीसीसी के लिए क्या होता है आपका, बीसीसी के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, अगर आपके याद हो तो। ठीक है, याद होगा मेरे ख्याल से। वो क्या है आपका, 4r = a√3। मैंने कहा था ये रिलेशन, जब हम समवर्त संकुल संरचना, सॉरी, जब हम संकुलन प्रभाज करा रहे थे, तो वहां पे दो रिलेशन आए थे, एक तो एफसीसी के लिए आया था, एक बीसीसी के लिए आया था। एफसीसी में था 4r = a√2 और बीसीसी में 4r = a√3। एफसीसी में यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो ये कह रहा है जो सोडियम परमाणु है ना, बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, हमें पता लग गया बीसीसी जालक। कोर की लंबाई, मतलब उसने ए क्या दी हुई है, उसने दिया है कोर की लंबाई कितनी दी है, 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हम इसको 4.3 मान के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन अगर दिक्कत हो, और उसने कहा है कि त्रिज्या बताओ सोडियम परमाणु की, बता देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 4r। आर पूछ रहा है, ए की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है, 4.3 लिख लो या 4.9 लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ, अब √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1.732। नहीं पता है तो याद कर लो, r = 4.3 1.732 अपॉन 4। देखो, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने इन सभी कैलकुलेशन करके रखी है। वो क्या है आपकी, जो आर आएगा वो क्या आएगा आपका, 1.86 एंगस्ट्रॉम, 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, यूनिट तो सेम रहेगी ना, जो एंगस्ट्रॉम में आई थी वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2014 में आया था वो क्या कहता है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए व बी तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है भाई, ए परमाणु घन के कोनों पर है और बी फलक केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र ज्ञात करो, यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। ओके, उसने कहा है दो तत्वों से मिलकर बना है, ए बी, है ना, और जैसे कि NaCl KCl MgCl2 हो गया ना, इस तरीके से LCl3 इस तरीके से हो गया, वो यही कह रहा है। और जो ए है परमाणु घन के कोनों पर स्थित है ना, घन के कोनों पर स्थित है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह क्वेश्चन मैंने करा दिए, थ्योरी जब पोर्शन चल रहा था इस तरह क्वेश्चन करा दिए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आया तो मैं कराऊंगा पक्का, उसको आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ए कहाँ है, देखो कुछ 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 चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन में लिखी है, उसे बोर्ड पे लिखने की या कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि जो ए है कोनों पर स्थित है। ठीक है, तो तत्व ए के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कहाँ है, ए कोनों पे है ना। कितने कोने होता है क्यूब के, 8 कोने होते हैं। कितने की शेयरिंग होती है, 1/8 की शेयरिंग होती है, तो 8 एकम 8, एक आ गया। तो ए के परमाणु की संख्या कितनी आ गई, ए आ गई। सुनो, बी कहाँ है, फलक केंद्र पे है ना,
उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो। ठीक है, तो तत्व बी के परमाणुओं की संख्या, देखो कितने फलक होते हैं क्यूब में, भाई क्यूब में कितने फलक होते हैं, जानकारी आपको मिल चुकी है ना, ये जानकारी आपको मिल चुकी है, आप पिछली वीडियो में आकर देख लीजिए। फलक कितने होते हैं, एक, दो, एक नीचे है ना भाई, छत, फर्श, पीछे की दीवार, आगे की दीवार, बराबर वाली दीवार, है ना, यहाँ भी तो होंगे ना, ये वाली दीवार है और ये पीछे वाली दीवार है, तो 6 फलक होंगे। सुनो, तत्व बी के परमाणु की संख्या 6 फलक होते हैं, कितने की शेयरिंग होती है, हाफ की शेयरिंग होती है, 1/2 की, तो 2 तिया 6, कितना आ गया, 3 आ गया। सुनो, फॉर्मूला क्या आएगा, A1B3 या फिर AB3 सिंपल, ये आपका आंसर है। कुछ था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ये कहता है जो सिल्वर है आपका Ag है वो सीसी पे झलक बनाता है और एक्स किरण विवर्तन से पता चलता है कि इसकी यूनिट सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। जो ए है आपका दिया है वो 408.6 पिकोमीटर दिया है ना। वो कहता है कि Ag के घनत्व की गणना करो। Ag का घनत्व पूछा है मुझसे, रो पूछा है उसने, रो बताओ, और दिया क्या है, और उसने हमें m दिया है ना, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर क्या दिया है, उसे 107.9 दिया है, लेकिन हम इसको 8 लेंगे। ठीक है, जो m लेंगे हम इसको 108 लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही कम है। मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है कि आप 108 ही लो, आप 107.9 ले लो, कोई बात नहीं है, मैंने तो केवल कैलकुलेशन आसान हो इस करके लिया है, और कोई बात नहीं है, ध्यान दो 108। ओके, और उसने रो पूछा है, मेरे पास पक्की बात है, रो का फॉर्मूला लगेगा, जमना वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ZM/A³ है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पक्की बात है। और अब यहां पर जो है आप जो ए रखोगे वो पिकोमीटर में दिया है, अगर सेंटीमीटर में रखो ज्यादा बेटर होगा, आपको कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगी। कैसे, क्योंकि जब आप यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर रखोगे ना 6.022 इंटू 10⁻23, जो उसकी जीरो होंगी वो उसको खाएंगी, मतलब खाने मतलब कैंसिल आउट करेंगी। ठीक है, चलो, लेकिन आप ये रखोगे तो ऐसा नहीं होगा, जब क्वेश्चन सोल्व होगा तो अपना आप देख लेना। देखो जरा, रो पूछा है, जेड की वैल्यू हमें दी है, एम की वैल्यू भी हमें दी है, अच्छा जेड की वैल्यू कैसे दी है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है जो सिल्वर है ना, जो सिल्वर है वो सीसीपी जालक बनाता है, सीसीपी मतलब एफसीसी, सीसीपी मतलब एफसीसी, जेड की वैल्यू अपने आप निकालनी पड़ेगी हमें, क्या निकलेगी, वैसे 4 होती है, मैंने कहा था याद कर लियो, लेकिन अगर आपको निकालनी है कैसे निकाल लोगे, ध्यान दो, कोनों पे कितने होते हैं 8, प्लस फलक पे कितने होते हैं, कितनी शेयरिंग होती है 1/2 की, 8 एकम 8, 2 तिया 6, 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, जेड की वैल्यू 4, सिंपल। रो मुझसे पूछा है, जेड की वैल्यू रखो 4, एम की वैल्यू रखो 108, मैंने आपसे कहा था, एन की वैल्यू कितनी होती है, एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है तो n की पावर 23। ओके, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 408.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 सेंटीमीटर में रखी बच्चों मैंने यहाँ पे। चलो मैं इसकी भी गुत्थी सुलझाता हूँ आपको कि मैंने कैसे रखी है। देखो एक बात बताओ, पिकोमीटर रखा है कितना 408.6 पिकोमीटर है, अगर मैं इसको पहले मीटर में चेंज करूँ तो मैं क्या करूंगा 408.6 को 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने मीटर हो जाएगा, है ना, इतने मीटर हो जाएगा ये। क्यों किया, देखो अगर आप छोटे क्लासेस में जाओ तो आपको वहां पता चलेगा, में सिखाते हैं कि बच्चों 1 पिकोमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस के 12 मीटर, या फिर 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 12 पिकोमीटर, है ना। और एक मीटर में कितने होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब भाई 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। पहला मेरे पास यहाँ पे क्या था, हमने मीटर से पिकोमीटर से मीटर में चेंज कर लिया, 10 की पावर माइनस के 12 से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है कर ली। अब मीटर से मुझे सेंटीमीटर में अगर चेंज करना हो तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मतलब कि 10 की पावर 2 से माइनस का 12 है प्लस का 2 है, घट जाएगी, क्या आएगी निकल के
408.6 और 10 की पावर माइनस के 10। देखो ये अलग है, ये कैलकुलेशन में शामिल नहीं है भाई, है ना, ये अलग है ना, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई यहाँ से? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक बार शांति से बैठ के सोचिए इस बारे में, ठीक है, मैंने कैसे किया, ये इतना सेंटीमीटर है, या फिर वही बात है, हम एक चीज का ना एक बार समझ लेते हैं, लेकिन हम बार बार उसे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं रहती। हमें पता है कि पिकोमीटर टू सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस के 10 से ना मल्टीप्लाई कर दो यार, खत्म कहानी, है ना। तो इतना ही करना होता है। चलो देखो कितना आएगा, 4×32 और 4×4 तो खत्म हो गया मामला इसका। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो ये 3 इस पे भी है और 3 इस पे भी है, तो 408.6 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस के 30। मैंने कहा था ना मुझे यही चाहिए। अब ये और ये माइनस का 30 है और प्लस का 23 है, माइनस का 23 है, कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा ना, जब 30 में से 23 जाएंगे तो मेरे पास ये कुछ संख्या इस तरह की आएगी, 432/6.022 इंटू 10 की पावर 408.6 और जो 10 की पावर माइनस के 7 है उसको अलग करके लिखो। ठीक है, अब देखो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला इसको, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगा। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है भाई, हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है हमारे पास 408.6 इसके हम क्यूब कर लेंगे, कर ले, मैं यहाँ तो बिल्कुल करने वाली हूँ, कैलकुलेटर से करूंगा। पता क्या, इस तरह के क्वेश्चन के साथ कभी कभी बच्चा क्या करता है, वो आंसर भी निकालता, फॉर्मूले वैल्यू रख के छोड़ देता है, जब यहाँ तक आता है ना वो तो अलग आ जाता है, उसको कैलकुलेशन में दिक्कत कर जाता है कभी कभी, और कैलकुलेशन गलत होगी तो आंसर भी गलत निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ी सावधानी सोल्व करना। और न्यूमेरिकल में तो बच्चा कैलकुलेशन अगर आ ही जाते उसको तो अपने हथियार डाल लेता है, अनुको जी नहीं, बस 408.6 की जब मैंने मल्टीप्लाई की कैलकुलेटर से, देखिए मैंने कैलकुलेटर से किया, वो आई है मेरे पास 682। ऐसा भी कुछ नहीं कि अगर आप ऐसे करो कैलकुलेटर से ही करो, सुनो एक तरीका मेरे पास और भी है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा था। आप ना इस पॉइंट को इधर खिसका लो, 4.08 कर लो, 4.086 कर लो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो फिर आप इसको 4 मान लेना, इसको 4 मान लेना, 4 चौक 16 चौका 64, है ना। लेकिन वहां पे थोड़ा ज्यादा आ रहा आंसर, ठीक है, हम पॉइंट्स इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे ही, तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया और जो मेरे पास आया है ये आया है 68217 388.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। ओके 432। अब ऐसा तो मैं हूं नहीं, ठीक है ना, आप भी करना कि हम इसकी मल्टीप्लाई पूरी इसमें करेंगे ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सुनो हमें एक चीज पता है कि अगर हम जब हम पॉइंट इधर खिसकाते हैं ना, जब इधर हम पॉइंट खिसकाते हैं तो 10 की पावर जितना पॉइंट जितने स्थान खिसका रहे उतने 10 की पावर बढ़ा देते हैं हम। देखो पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसको 6.82 लिखता हूँ, मैंने 7 स्थान इधर खिसकाया ना, तो मैं यहाँ पे 10 की पावर 7 कर दूंगा, 10 की पावर यहाँ पे 7 कर दूंगा, और 10 की पावर माइनस के 7 यहाँ पे ये रहा, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस के 7 10 की पावर प्लस के 7 कैंसिल हो गया। अब 432 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आया है बच्चों, आया है 40.94, 40.94 आया है। ठीक है, 40.94 से जब मैंने 432 को डिवाइड किया तो मेरे पास आता है आंसर 10.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी तो पूछी थी उसने, ये रो है ना, ये फिर मेरे पास आंसर है। देखिए वही मैं भी कह रहा, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वहां पे कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, आलस आ जाता है कैलकुलेशन करने में ही। ठीक है, खैर इस तरह का फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक या दो ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कहता है, और ये ध्यान दो, ये जेई मेन 2017 में आया है। ये क्या आया है, जेईई मेन 2017 में आया है। क्या कहता है, एक धातु में एफसी संरचना पाई जाती है और यूनिट सेल इकाई सेल की कोर की लंबाई a है, तो धातु के दो परमाणुओं की न्यूनतम दूरी क्या होगी।
धातु के दो परमाणुओं की न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिएगा, धातु के परमाणु की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, ठीक है। पता क्या पूछ रहा है, ये तो मेरी धातु है ना, दो परमाणु हैं धातु के, न्यूनतम दूरी पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहा है यहाँ पे ना, वो डी पूछ रहा है यहाँ पे। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको। देखो धातु के दो परमाणु इस तरीके से है ना। सपोज करो ए बी हमने इसको मान लिया, तो ये पूछ रहा है मेरे से लंबाई डी, ठीक है। और ये क्या होती है आपके पास, ये वाली चीज त्रिज्या, ये वाली चीज क्या होती है, त्रिज्या। और क्वेश्चन में समझेंगे। और इसने कहा कि जो कोर की लंबाई है वो ए है, तो धातु परमाणु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ध्यान दो, एफसीसी के लिए है मेरे पास तो 4 एफसीसी मेरे पास क्या होता है, 4r इक्वल टू ए रूट टू, 4r इक्वल टू ए रूट टू, है ना। देखो मैं इसको लिख लूँ r और 2r इज इक्वल टू ए रूट टू, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। ध्यान दो, मैं इधर 2r लिखता हूँ और जो 2 है वो इधर ले जाऊंगा, तो ए रूट टू अपॉन 2, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ध्यान दो, मैंने कहा था ये r है ना, अगर मैं न्यूनतम दूरी d मानता हूं तो r, ये वाली r प्लस ये वाली r मिलेगा क्या बनेगी, d बनेगी ना, मतलब कि 2r क्या बनेगा, d। और ये बात आपको संकुलन प्रभाज वाली वीडियो में बताई गई थी, है ना। संकुलन प्रभाज में जो वीडियो थी वहां पे बताई गई थी। अगर वो न्यूनतम दूरी पूछता है तो थोड़ा सा, हाँ, एकदम एक्साइटेड नहीं होना, क्वेश्चन देखते ही कभी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी आपसे गलती होगी। कभी कभी बच्चा क्या करता है, वो आर निकाल के बैठ जा, ठीक है ना, वो कभी कभी आर निकाल के बैठ जाता है, लेकिन नहीं, वो 2r पूछ रहा है आपसे, ना कि r पूछ रहा है, मतलब d पूछ रहा है आपसे। ओके, तो कोई बात नहीं, तो d इज इक्वल टू ए रूट टू अपॉन टू। और आप अगर ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में ये वाला कहीं कहीं नहीं है ना, ये नहीं है ना ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, मतलब कि d इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस हल्की सी ट्रिक थी, इसलिए कंपटीशन में क्वेश्चन है वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये आया है आपका नीट 2018 में, नीट 2018 में आया है। क्या कहता है ये कहता है आपसे कि कमरे के ताप पर आयरन में बीसीसी मतलब अंत केंद्रित घनीय संरचना है, परंतु 900 डिग्री सेल्सियस पर इसका कायाकरण फलक केंद्रित घनीय यानी कि एफसीसी में हो जाता है। कायाकरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हो जाता है वो बीसीसी से एफसीसी में। कमरे के ताप पर तथा 900 डिग्री सेल्सियस पर आयरन के घनत्व का अनुपात ज्ञात करो। इसका जो मोलर द्रव्यमान है आपका, वो परमाणु त्रिज्या है, वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होते। क्वेश्चन को समझिए जरा, ये क्या कहता है, हमने कमरे के ताप पर आयरन रखा, उसकी जो संरचना थी वो बीसीसी थी। कमरे के ताप पर क्या थी, बीसीसी, अंत केंद्रित घनीय। फिर हमने उसको 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो मेरे पास जो संरचना आई वो आई मेरे पास, इसमें लिखा है एफसीसी, आपको तो यहाँ पे होगा, ठीक है, स्क्रीन पर वो एफसीसी आई संरचना। तो कह रहा है कमरे के ताप पर और 900 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है उनका अनुपात ज्ञात करना है हमें। उसने ये भी दिया है कि जो उनका मोलर द्रव्यमान है और परमाणु की त्रिज्या है वो चेंज नहीं होती, वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। ध्यान दो, 4 बीसीसी, ठीक है, ये क्या है आपका कमरे के ताप पर। चलो लिख लो पहले तो, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर जो संरचना है बीसीसी है, संरचना क्या है, बीसीसी है। और बीसीसी के लिए मेरे पास जो Z होता है वो 2 होता है। 2 कैसे होता है, ध्यान दो, मैंने कहा था एक तो अंतःकेंद्रित होता है और एक कहाँ होता है, कोनों पर, मतलब 8 कोने हैं, 1/8 की शेयरिंग, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिखता भी नहीं, यहाँ पे समझा दिया, मैं लिखता नहीं इसको यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और जो यहाँ पे ए और आर में संबंध है वो कितना है, 4r इक्वल टू ए रूट 3, ये भी आपको पता लग गया है ना। यहाँ पर
ए मेरे पास निकलेगा 4r अपॉन रूट थ्री, 4r अपॉन रूट थ्री। ओके, कमरे के ताप पर अब 900 डिग्री सेल्सियस पर बात करते हैं। 900 डिग्री सेल्सियस पर संरचना मेरे पास क्या होगी, एफसीसी। तो मेरे पास यहाँ पे z क्या होगा, 4। इससे भी पिछले क्वेश्चन में निकाल के बताया यार कि 4 कैसे निकलता है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। तो 4 यहाँ पे r और a में संबंध क्या होता है, 4r इज इक्वल टू a रूट थ्री। यहाँ तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 4r अपॉन, सॉरी गलती होगी मुझसे, 4r a रूट टू, 4r a रूट टू, 4r a रूट टू। इतना हमने काम कर लिया। अब मेरे पास घनत्व का जब जिक्र आया है, जब मेरे पास घनत्व का जिक्र आया है, ठीक है, इतना एक स्टेप कर लिया आपने यहाँ पे। घनत्व का जिक्र जब मेरे पास आया है तो घनत्व फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, Zm अपॉन एवोगैड्रो नंबर। देखो एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा ही, a क्यूब है ना, a क्यूब। अगर मैं बीसीसी घनत्व की बात करता हूं, बीसीसी घनत्व की बात करता हूं, तो यहाँ पे z क्या आएगा आपका, 2 आएगा। यहाँ पे m क्या आएगा, उसने का परिवर्तित नहीं होता, उसने का परिवर्तित नहीं होता। एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ध्यान दो, 4r अपॉन रूट थ्री, 4r अपॉन रूट थ्री और इसकी क्यूब। ठीक है, रो एफसीसी देख लो यहाँ पे क्या होगा, रो एफसीसी देख लो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो। एफसीसी में क्या है, z इक्वल टू 4 है, z इक्वल टू 4 है, m परिवर्तित नहीं होता, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट होगा। a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4r अपॉन रूट टू, 4r अपॉन रूट, सॉरी क्या हो रहा है, बार बार 3 लिखा जा रहा है, रूट टू और इसकी क्यूब। वो क्या पूछ रहा है मुझसे, वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, कमरे के ताप पर तथा 900 डिग्री सेल्सियस पर आयरन के घनत्व का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान दो, कमरे के ताप पर क्या है, बीसीसी है ना, कमरे के ताप पर बीसीसी है ना, और 900 डिग्री सेल्सियस पर एफसीसी है। तो हमें बीसीसी के घनत्व और एफसीसी के घनत्व का अनुपात ज्ञात करना। ध्यान दो, अनुपात का मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, रो बीसीसी अपॉन रो एफसीसी। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को बटे में रख दिया। यहाँ पे क्या हो गया, 2m अपॉन एवोगैड्रो नंबर 4r अपॉन रूट थ्री क्यूब अपॉन 4m अपॉन एवोगैड्रो नंबर और आपका 4r अपॉन a रूट टू और इसकी क्यूब। अब आपको करना क्या है, अब करना क्या है, कैलकुलेट करना है। ध्यान दो, m से m कैंसिल आउट हो गया, na से na कैंसिल आउट होगा। थोड़ा ध्यान से, जल्दी किसी बात की नहीं है ना। और देखो इसको तो आप ऊपर ले जाओ और इसको यहाँ पे काम करो, 2 दूनी 4 भी कर लो, है ना, 2 दूनी 4 भी कर लो। एक काम और भी तो हो सकता है यार, देखो 4r की पावर 3 है, कैंसिल करो, 4r की पावर 3 है, कैंसिल करो ना। अब ठीक है, रूट 2 की पावर 3 है, ऊपर ले जाओ जरा, 1 बटे रूट 2 की पावर 3 और अपॉन 1 बटे रूट 3 की रूट क्यूब 3 की पावर 3 और यहाँ पर 2, ये 2 तो यहाँ पर रहेगा इसके साथ। ओके, यहाँ पर देखिए और देख लो, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। 1 बटे यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 को अगर हम 3 बार लिखते हैं, अंडर रूट 2 को हम 3 बार लिखते हैं तो दो हो जाएगा पूरा, अंडर रूट है ना, तो ये बनेगा आपका 2 रूट 2, ऐसे ही बनेगा 3 रूट 3, तो 1 अपॉन 2 रूट 2 अब 1 अपॉन 3 रूट 3। ओके, एक काम करो, इसे ऊपर ले आओ, क्या बनेगा आपका 3 रूट 3 अपॉन, इसे यहाँ पे ले आओगे, क्या बनेगा आपका 2, तो यहाँ पहले से था 2 रूट 2, 3 रूट 3 4 रूट 2, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा 3 रूट 3 4 रूट 2। मैं मुझे पता नहीं उसमें यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, आप ये आंसर है आपका। एक बात और सुनिए, जो एक बुक का नाम है प्रदीप, वहां पे इंग्लिश में आते सीबीएसई के बच्चे यूज करते हैं उसको, वहां पे इस क्वेश्चन को गलत सोल्व किया गया है,
ठीक है, आपको कोई मिलेगा तो बता दियो। शायद 2019 के जो एडिशन है उसका 2000 वहाँ पे 2019 तक के क्वेश्चन है, कंपटीशन में आए हुए या सीबीएसई बोर्ड में आए हुए। इसका मतलब कह सकते हैं 2020 का एडिशन है वो। तो 2020 के एडिशन में ये वाला क्वेश्चन जो हमने कराया है वो गलत सोल्व किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन काफी पुराना क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। ये कहता है ठोस AX में ए पॉजिटिव आयन के सापेक्ष X नेगेटिव की व्यवस्था निम्न चित्र में दर्शाई गई है। डायग्राम आपके सामने है ना। यदि X नेगेटिव की त्रिज्या 250 pm है, जो परमाणु दिया हुआ है इसने, परमाणु सॉरी यहाँ पे आयन है, मैं परमाणु बोल गया उसको, यहाँ पे आयन है X नेगेटिव, उसकी त्रिज्या 250 pm है, तब ए पॉजिटिव की त्रिज्या क्या होगी। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो ये 6 गोलों से मिलकर बना है ना, 6 पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जो यहाँ पे एक डॉट है आपकी, ब्लैक डॉट है जो, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। 4 से मिलकर बना होता तो टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करता। हमने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिस्कस कर लिया पहले ही ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये कहता है मुझसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो इसमें है ना, मेरे पास ए पॉजिटिव की त्रिज्या पूछ रहा है मुझसे। 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या होगी देखो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सबसे पहली बात तो ये आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो उनके जो साइज है वो पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड आता तो उसकी त्रिज्या जो होती है मेरे पास होती 0.225 R। अब ये R क्या है, ये तो है टेट्राहेड्रल वॉइड की त्रिज्या है ना, और ये आपकी परमाणु की त्रिज्या। देखो मैं यहाँ पे तो परमाणु ही लिखूंगा, परमाणु की त्रिज्या, लेकिन मेरे पास तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में मेरे पास क्या होती है, वो अलग होती है 0.414। हाँ 0.414 है ना। सुनो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की त्रिज्या और यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या। जो डायग्राम मेरे पास वॉइड है वो कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ऑक्टाहेड्रल मेरे पास वो वॉइड है। वहां पे मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, हाँ मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और मुझे दिया है उसने जो एक्स नेगेटिव की त्रिज्या है 250 pm है, मतलब जो मुझे उसने आर दिया है, परमाणु की त्रिज्या दी है उसने मुझे, आर एक्स नेगेटिव कितनी दी है 250 pm दी है। क्या पूछ रहा है मुझसे वो, ए पॉजिटिव, मतलब स्मॉल आर पूछ रहा है। स्मॉल जो ए पॉजिटिव वो कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। यहाँ पर हम निकालेंगे R इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर, मतलब कि 250। अब क्या करना है आपको, 250 की और 0.414 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो है आपका 104 pm, 104 pm। कुछ नहीं करना था, थोड़ी सी बातें याद करनी थी, वैल्यू पुट करनी थी, मल्टीप्लाई करनी थी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ठीक है, आप होमवर्क कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर, और नहीं होता तो भी बता दीजिए। कोई क्वेश्चन करवाना है तो भी बताइए, ठीक है। आप अगर आपको अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन कराना है, एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट कुछ भी क्वेश्चन, तो आप बस उस एनसीईआरटी क्वेश्चन को मुझे कमेंट कर दीजिए। जैसे कि चैप्टर 2 है आपका, है ना, चैप्टर 2 है आपका, आपको उसका क्वेश्चन नंबर 15 कराना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए एनसीईआरटी 2.5, एनसीईआरटी 2.5। ये तो एक्सरसाइज के लिए हो गया, है ना। आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराना है मुझे कोई, तो कमेंट कीजिए इन टेक्स्ट एनसीईआरटी, उस क्वेश्चन का नंबर, जो भी नंबर होगा आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी 1-2 वीडियो होगी, थ्योरी की होगी, ठीक है, उसमें आपके डिफेक्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे हमने प्रॉमिस किया हुआ है, मौलिक सेल जो आपको कराएंगे हम, है ना, 7 प्रकार की होंगी, वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। और
तो ये पक्की बात है कि एक न्यूमेरिकल की वीडियो और प्लस जो थ्योरी से क्वेश्चन निकलता है कंपटीशन में या फिर यूपी बोर्ड में, उसकी भी वीडियो पक्का आएगी।